इस वीडियो में बात करेंगे हम रिजर्वेशन एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में जो स्थानीय लोगों के लिए जो रोजगार की जो बात कही गई है, उस संबंध में सरकार ने अपना पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में। कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हरियाणा सरकार द्वारा लाए गए इस एक्ट के तहत उसको सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से ज़रूरी बताया, वांछनीय बताया है। तो हरियाणा सरकार ही फिर उसका आगे के क्लियर कर सकती कि जो मुद्दे जो बताई गई हैं जो चीज़ें, तो उसको कहाँ तक वो उस संबंध में सही है, पक्ष उनका सही है। साथ ही ये कानून जो बनाया गया था जो जनवरी 2022 में ये लागू हुआ था, फरवरी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। तो इस संबंध में अगर हम आगे बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के लिए आरक्षण, तो विधानसभा द्वारा जो हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का जो रोजगार विधेयक जो बिल 2020 में लाया गया था, इसके तहत राज्य में निजी क्षेत्र की कंपनी में 30,000 रुपये से कम जो सैलरी पाने वाले जो उम्मीदवार कैंडिडेट्स के लिए 75% ये आरक्षण उनके लिए प्रावधान किया गया था उस कैटेगरी के तहत। उसमें कुछ जो बातें और कही गई थी कि हरियाणा में स्थानीय उनको माना जाएगा, स्थानीय जो स्थानीय नागरिक उन्हें माना जाएगा जो 15 साल थे या उससे ज़्यादा समय से हरियाणा में रह रहे हैं। हालांकि इस लिमिट को अभी घटा के 5 साल कर दिया गया है। साथ ही जो सरकार के द्वारा जो एक जो बताया गया जो पोर्टल है ऑनलाइन, वहाँ पर उनको रजिस्ट्रेशन अपना कराना होगा और कंपनीज फिर उस ऑनलाइन पोर्टल के तहत अपनी जो भी उनको कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, तो वहाँ से वो उनको अपना फाइनल सिलेक्शन करेंगी उनका। साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि कुछ इस के तहत कुछ व्यक्तियों या फिर जो नियोक्ताओं को उनको माना जाएगा जिनकी कंपनी है या व्यवसाय है, उसमें उनके अंडर में जो 10 लोग या 10 लोग से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उसके तहत भी उन्हें एक आधार इसमें माना गया है। अगर हम राज्य सरकार का इसमें तर्क देखें तो ये कानून बताया गया कि भौगोलिक सीमा के तहत निर्धारण करता है जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है, जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है उसी में हेल्थ है और जो क्राइटेरियाज बताया गया रोजगार की इसमें बात की गई है, तो उनके तहत उन्हें प्रोटेक्ट किया गया है इसमें सरकार के द्वारा। इस कानून के माध्यम से राज्य में जो सक्रिय जो कंपनीज उनकी प्रवासी मजदूरों जो दूसरे स्टेट से जो मजदूर काम करने आते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में, कहा गया है कि हरियाणा में ऐसी उनकी डिपेंडेंसी कम होगी और स्थानीय लोगों को, युवाओं को या वहाँ रहने वाले लोगों को ज़्यादा उन्हें मौके मिलेंगे, ज़्यादा चांसेस मिलेंगे इसके तहत। कुछ और जो कारण बताए गए हैं कि जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट आई है फरवरी 2022 में, कहा गया है कि हरियाणा में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है करीब 31% है। राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले में देखें तो 7.4% के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। कुछ और रीज़न जो बताए गए हैं कि कई और अन्य स्टेट में तमिलनाडु, महाराष्ट्र है, जो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी इस पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा इस तरह की जो और डिमांड की जा रही है आरक्षण देने की, इसमें बात कही गई है। इसमें विरोध के जो कारण उसमें क्षेत्रवाद को बढ़ावा कई बात की गई, तो हाई कोर्ट में भी ऐसी जो उसके विरोध में पिटीशन लगाई गई है कि कहा गया है कि इस तरह से सरकार जो भूमिपुत्रों के लिए या सन्स ऑफ सॉइल की जो बात की जा रही है कि वहाँ रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी इसके तहत, तो ये ऐसी कोई बात की गई। पर इसमें यह कहा गया तो इससे कहीं ना कहीं एकता और जो अखंडता है उसको एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसमें। प्रतिस्पर्धा की भी बात की जा रही है कि जो कंपनीज हैं आपस में उनकी जो कई कंपटीशन में रहते हैं और उनका प्रायोरिटी ये रहती है कि जो सिलेक्शन जो उनका होता है जिनको वो प्रायोरिटी देते हैं, तो किसी को भी एक उसकी स्किल्स को देखते हुए या फिर जो स्पेशलिटी को देखते हुए वो उसको चांस मिलता है। उन लोगों को ज़्यादातर उनका फोकस जो रहता है कंपटीशन को देखते हुए रहता है। और अगर सरकार का इंटरफेरेंस यहाँ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो प्रतिस्पर्धा में पीछे होंगे और अन्य से सारी ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये बात कही गई। निवेश में भी गिरावट आई कहा जा रहा है क्योंकि सरकार का चीज़ें जो कोई भी जो इन्वेस्ट करती हैं वो देखती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, गवर्नमेंट की जो लोकल लेवल पे पॉलिसीज़ कैसी हैं, हेल्थ वगैरह, एजुकेशन वगैरह सब देखते हुए करते हैं। लेकिन अगर इस तरह से इंटरफेरेंस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हर लेवल पे अगर गवर्नमेंट से परमिशन उनको लेना पड़ेगी या इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा तो उससे भ्रष्टाचार के भी बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। तो उनके भी निवेश में कमी आएगी या निवेश में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी इससे। संवैधानिक प्रावधान जो बताए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी जाके जॉब करने का, रोजगार पाने का, आजीविका अपनी प्राप्ति का अधिकार है। आर्टिकल 15 भी जो बात करता है कि भारत में धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 भी जो बात करता है कि देश में सरकारी नौकरी के मामले में बात करें, सभी को अवसर के मतलब समानता का अधिकार है, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। आर्टिकल 16(2) भी जो बात करता है कि भारत में धर्म, मूल, वंश के आधार पर ना तो किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ना ही उससे किसी भी पर्सन से कोई विभेद या अंतर किया जाएगा किसी को। आर्टिकल 16(3) भी जो बात करता है इसके तहत कि संसद को इसमें निवास के आधार पर जो
किसी को भी उसमें प्रायोरिटी देने का, इस मामले में कानून बनाने का जो अधिकार है, लेकिन राज्य विधानसभा को इस संबंध में संविधान से कोई अधिकार नहीं मिला है। तो ये बात कही गई है। साथ ही इसमें अगर हम देखें कुछ न्यायिक मामले जो हैं कि यूपी सरकार बनाम जो प्रदीप टंडन का 1974 का मामला, उसमें ये कहा गया था कि जन्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता कि कोई किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो जन्मा है उस वजह से, क्योंकि आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। साथ ही प्रदीप जैन बनाम भारत सरकार का जो मामला था 1984, उसमें कहा गया था कि एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में जाकर वो बाहर ही नहीं हो सकता। ये भी कहीं ना कहीं जो संवैधानिक अधिकारों का उसका उल्लंघन है। और एकता और अखंडता की हम जो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर भी एक विरोधाभास हो जाएगा, एक तरीके से उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश का जो मामला 1995, इसमें भी जो प्रदीप जैन का जो मामला था इसको फेवर किया गया था। उसमें इस चीज़ को रद्द किया गया था कि एक पर्टिकुलर तेलुगु जो मीडियम थे, जो उनको एडिशनल 5% का उन्हें वेटेज दिया जाए इस संबंध में। तो ये बात की गई कि साथ ही ये कहा जाता है कि कुछ मामलों में ऐसा किया जा सकता है कि पर्टिकुलर अगर कहीं रहने वाले किसी स्टेट में जहाँ लोकल लैंग्वेजेस का ज़्यादा मतलब जो बोली जाती, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल वगैरह में, तो ऐसे वहाँ पर उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है जॉब्स में। लोकल लैंग्वेजेस को जो जानते हैं, जो समझते हैं, उसको देखते हुए ऐसा किया जाता है। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो शिक्षा और कौशल विकास से इसमें ये कहा जाता है कॉलेज इसमें ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि आगे वो उनके जॉब्स में, उनको जॉब्स मिलने में और आगे ट्रेनिंग में जब वो काम करते हैं तो उनको वहाँ हेल्प करे। उस हिसाब से उनको एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा चलाया जाए स्टूडेंट्स के लिए। इस तरह से जो काम अगर किया जाएगा तो उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वो प्रोत्साहन दिया जाए उनको, कंपनीज़ को भी प्रोत्साहन दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखते हुए वो लोग काम करते हैं। इस तरीके से उनको प्रोत्साहन दिया जाए, साझा कार्यक्रम ऐसा तय किया जाए कि आगे जाके स्टूडेंट्स को और हेल्प मिले, लोगों को हेल्प मिले। संसाधनों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो ऐसा एक माहौल बनाया जाए जो स्टूडेंट के लिए फ्रेंडली हो, कंपनीज़ के लिए फ्रेंडली हो, इन्वेस्टर्स वगैरह जो इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑल ओवर जो एक एटमॉस्फेयर जो एक होना चाहिए, तो उस तरीके से वो ऐसा काम किया जाए सरकार के द्वारा भी, या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाएँ। तो ये बार बार इसी की बात की जा रही है, स्किल्स वगैरह उनके डेवलप की जाए ताकि वो उनको आगे हेल्प करें जॉब्स में। तो ये बात की हमने इस टॉपिक के बारे में, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो कैसा लगा आप बताइएगा इसमें कमेंट्स में। थैंक यू।